तो हमने देखा था कल वेयर हाउसिंग। यस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है ट्रेडर्स के लिए और डायरेक्ट इम्पोर्टर्स के लिए। ये है सेक्शन 53 टू 73 ए में डिफाइंड, 57 टू 73 ए में डिफाइंड। ठीक है, अभी इंपोर्ट जब भी आप करोगे तब आप डायरेक्टली कंट्री में अगर लेकर के आते हो कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा है कि हमको एकदम कंट्री में लेके नहीं आना है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर रखना है उसको, तो ऐसा एक फैसिलिटी हमको मिलता है थ्रू वेयर हाउसिंग, बराबर, जिसमें हम कंट्री के अंदर होम कंजम्पशन के लिए नहीं ला रहे हैं, बट गुड्स है ना अपने इधर रख रहे हैं वेयर हाउस में विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। जब आप कंट्री के अंदर लेकर के आओगे तब कस्टम्स ड्यूटी पे कर देना, बराबर। जब वेयर हाउस में डालोगे तब कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करोगे? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। जब निकालोगे तब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। कुछ भी रीज़न हो सकता है वेयर हाउस में डालने का, रॉ मटेरियल का ज़रूरत अभी नहीं है हमको, या तो स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, या तो प्राइजेस यहाँ पे बहुत कम है, या तो डिमांड कम है, या तो शिपमेंट जल्दी आ गया, हमको इतना जल्दी चाहिए ही नहीं था, बराबर, या तो गुड्स हमने इंपोर्ट करे हैं क्योंकि हमको ड्यूटी फ्री शॉप्स में भेजना है, बराबर। इसके बाद में हमने देखा अगला पार्ट। अच्छा, जब भी आप वेयर हाउस में डालते हो एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको 3 टाइम्स दी अमाउंट एंड और सिक्योरिटी। बॉन्ड किस लिए? डिप के लिए, ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी। यस, जब आप निकालोगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्लस एक्चुअल में ड्यूटी पे करना है, बराबर, ठीक है। इसके बाद में हमने बोला जब निकालोगे उस दिन का रेट देखोगे, एक्सचेंज रेट। वेयर हाउस गुड्स मतलब जो अंदर रखे हुए हैं, लाइसेंस मिल सकता है आपको वेयर हाउसिंग का। आप 3 तरीके के वेयर हाउसेस देखोगे। पहला स्पेशल बॉन्डेड वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, ठीक है। पब्लिक वेयर हाउस में हमने देखा था क्या होता है, पब्लिक वेयर हाउस में हमने देखा था क्या होता है, एनी इम्पोर्टर कैन कीप हिज और हर गुड्स, बराबर, ठीक है। प्राइवेट में सिर्फ लाइसेंस ही अपने गुड्स रखेंगे, क्या हो गया? अरे स्पेशल वेयर हाउस में जो नोटिफाइड है वाया CBIC खाली वो जाएंगे, ठीक है। यस, एक काम करते हैं अपन पहले नया वाला कॉन्सेप्ट फटाफट पहन लेते नहीं कर लेते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वेयर हाउसिंग पीरियड। वेयर हाउसिंग पीरियड जितने टाइम बिना ड्यूटी पे किए आप वेयर हाउस में रखोगे वो रहेगा आपका वेयर हाउसिंग पीरियड। मे बी एक्सटेंडेड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट विथ इंटरेस्ट ऑन कस्टम्स ड्यूटी दस डिफर्ड। मतलब आप ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप इंटरेस्ट पे करो, कस्टम्स ड्यूटी को डिफ़र कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद मतलब आपका समझो इतना पीरियड है बिना कस्टम्स ड्यूटी का। यस, आपको इसको और एक्सटेंड करना है, आप कर सकते हो बिना कस्टम्स ड्यूटी पे किए, बट आपको ये पीरियड में क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, बराबर। तो क्वेश्चन ये है, ये बिना इंटरेस्ट का कितना दे सकते हो? 90 डेज, इंटरेस्ट के साथ मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना करके इसको और डिटेल में समझते हैं। कुछ कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन पे अपने को इंटरेस्ट भी नहीं लगता है, कस्टम्स ड्यूटी के लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, उसके अलावा जो है वो सारों के लिए टाइम लिमिट है। तो वेयर हाउसिंग पीरियड मतलब अपन ने क्या सीखा, जितने टाइम बिना ड्यूटी पे किए वेयर हाउस में
रखोगे, वो रहेगा आपका वेयर हाउसिंग पीरियड, बराबर। मे बी एक्सटेंडेड, विथ इंटरेस्ट ऑन कस्टम्स ड्यूटी दस डिफर। मुझे बताना अगर कोई ऐसे आइटम्स है जिस पे कस्टम्स ड्यूटी पे ही नहीं करना, एग्जेम्प्ट आइटम्स है, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा क्या? आंसर इज नो। कस्टम्स ड्यूटी अगर ज़ीरो है तो इस पर इंटरेस्ट कितना भी लगाओ ज़ीरो ही रहेगा। ये क्वेश्चन आया है यहाँ, समझे? तो चार्ट देखे अपन, दो तरीके के गुड्स है इसमें। सिंस हमने वेयर हाउसिंग पीरियड को ऊपर डिफाइन कर दिया, इधर लिख ले सीधा वेयर हाउसिंग पीरियड। सीरियल नंबर 1, आइटम 1 क्या है? गुड्स फॉर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ESTP STP कहाँ दिया है ये? The period for which imported goods may be kept in the warehouse without payment of duty is called as warehousing period, बराबर। उसके आगे इंटरेस्ट के साथ डिफर कर सकते हो। Warehouses where manufacture and other operations are permitted under section 65. The warehousing period for warehouses where manufacture or other operations are permitted under 65 in case of capital goods is still their ex-bonding, and for goods other than capital goods it is still their ex-bonding or consumption. In other cases, warehousing period is till the expiry of 1 year from the date of order permitting removal of goods from a custom station for deposit in a warehouse under section 60. EOUs, EHTPs, इनके लिए पूरा की पूरा क्या है? कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। इधर पे बोला है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, और अदर गुड्स के लिए कितना है? 1 ईयर। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, ये 1 ईयर का पीरियड में भी एक्सटेंडेड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, बराबर। एक्सटेंशन में भी रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन देयर शेल्फ लाइफ, वैसे ही रिड्यूस भी हो सकता है। यस इतना एक बार लिखते हो, मैं एक बार चार्ट निकालती हूँ अपने बुक से। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिखना है। डन। EOUs, ESTPs, STPs, इनके लिए कैपिटल गुड्स हो या कोई भी गुड्स है, वेयर हाउसिंग पीरियड कुछ डिफाइंड है क्या? नो लिमिट, ठीक है। नंबर 2,
The warehouses where manufacture or other operations are permitted. आपके इसमें ऐसा है क्या? 1 2 3 4 सेम है क्या? अलग है ना? हाँ तो फिर ये चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है ना आपके इसमें टेबल? 1 2 3 4 यही है ना, ए के अंदर में 1 2 3 4 ऐसा ही है। warehouses where manufacture or other operations are permitted। हम सेक्शन नहीं लिख रहे हैं, हमको पता है कहाँ पे परमिट किया है। यस, इधर भी कोई लिमिट है क्या? कैपिटल गुड्स के लिए जब तक एक्स बॉन्ड करोगे, बराबर, तो एज सच नो लिमिट। बट इंटरनली अगर देखो तो कैपिटल गुड्स के लिए जब एक्स बॉन्ड फाइल करोगे तब। और दूसरा क्या था आपका? अदर गुड्स के लिए हाँ, मतलब एक्स बॉन्ड और कंजम्पशन। सही है। थर्ड कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी इज अदर केसेस, बराबर। अदर केसेस में क्या बोला गया है, किसके लिए है? कैपिटल गुड्स और अदर गुड्स सबके लिए। अदर केसेस में टिल द एक्सपायरी ऑफ from date of order permitting deposit of goods in warehouse, बराबर। फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो कौन देगा? यस, इधर का क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग इंटरेस्ट का देख रहे हैं, ठीक है। इधर पे इंटरेस्ट है क्या आपके? इधर ही बना देंगे टेबल में कंटिन्यू। इधर पे कोई इंटरेस्ट है क्या? नो इंटरेस्ट, बराबर। जो लिखना है लिख लेना।
नीचे में इंटरेस्ट है क्या? यस, पढ़े एक बार फिर लिखते हैं. In other cases, interest is charged on the duty deferred on warehouse goods beyond a period of 90 days. The period of warehousing to be reckoned from the date of order permitting deposit of warehouse of goods in a warehouse under section 60. Hence, the period of 90 days will be computed from the day on which the proper officer gives out charge orders on an into bond bill of entry at the custom station, which is clearly ascertainable. जब उसने बोला कि goods निकाल लो उसके जब उसने गुड्स डालने का परमिशन दिया इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, उधर से 90 डेज. द पीरियड रेकन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स. Hence the period of 90 days will be computed from the day on which proper officer gives out of charge orders on into bond bill of entry. कि भाई into bond bill of entry मतलब तुम अपने गुड्स वेयर हाउस में डाल सकते हो. जब से हमको ये परमिशन मिला वहाँ से 90 डेज. सिंपल. और अगर तुमने नहीं निकाला तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15% पर एनम. करेक्ट. डिपार्टमेंट चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है. यस, द बोर्ड में वेव द इंटरेस्ट इन एनी इंडिविजुअल केसेस बाय एडॉक ऑर्डर और बाय नोटिफिकेशन. फर्दर द बोर्ड में ऑल्सो नोटिफाई क्लास ऑफ गुड्स in respect of which the interest would be chargeable from the date of order permitting deposit. गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखा है. No interest on warehouse goods if duty is not payable. Simple. Ex an importer question का आंसर अब दे ही दो. Imported some goods and deposited them in a warehouse on 12th of April. These goods were re-exported without payment of duty on 15th of August. With reference to the Customs Act, discuss whether any interest under section 61 of the Customs Act is payable. है ना? आंसर का फ्लो समझे. डायरेक्ट आंसर मत दो. प्रोविजन से जाओगे आंसर हमेशा सही रहेगा, भले इजी हो टफ हो. एज पर 61(2) ऑफ दिस इंटरेस्ट का पूरा दिया है. In Pratibha Processors versus UI 1996-88 ELT 12 SC, the Apex Court has held that when goods at the time of removal from warehouse are wholly exempted from payment of duty, the liability to pay interest cannot be saddled on a non-existing duty. Liability to pay interest under section 61(2) is solely dependent upon the exigibility or actual liability to pay duty. In case the liability to pay duty is nil, then the interest will also be nil. Therefore, since in this case the goods have been re-exported without payment of duty, no interest is payable. Simple. सेम चीज़ दिया है इधर पे बराबर. चलो चार्ट कंप्लीट करें फिर अपना. आपको साथ साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो. ऊपर का पार्ट लिख लिया ना, और देखना है फिर लिखना है तो वैसे भी कर सकते हो. क्या कर रहे हो? ठीक है. If goods remain in a warehouse beyond a period of 90 days. 90 डेज कहाँ से कैलकुलेट करोगे? वेरी गुड. फ्रॉम द डेट on which order permitting deposit of goods. In a warehouse was
मेड, बराबर। आपने मेरे को आंसर देते समय बोला इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री या जब ऑर्डर बना तब, बराबर। तो नोट डेट ऑफ इररेलेवेंट, समझे? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% per annum on the customs duty. Payable at the time of clearance, बराबर। कौन से पीरियड से? वेरी गुड, फ्रॉम द पीरियड for the period from the expiry of 90 days यस। इसी के साथ आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है ख़त्म। समझ में आया? पक्का? ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ हमारा। ओनर्स राइट टू डील विद गुड्स, लिख लेना, आपको टाइम दूंगी। हाँ, ओनर्स राइट टू डील विद गुड्स, वेयर हाउस गुड्स जो है वेयर हाउस ओनर के कस्टडी में जाते हैं, बराबर। बट उसके ओनरशिप में गए क्या? नहीं। आप जब चाहो अपना माल लोगों को दिखाना है दिखा सकते हो, खुद जाके चेक करना है कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो क्या? यस। तो when the imported goods are warehoused, the temporary possession and the custody of the goods are passed on to the, बराबर। However, the remaining titular जो टाइटल वाले राइट्स है of the goods vest with the owner. Thus, the owner has every access to the goods in the course of his dealing with the goods. He may inspect the goods, और क्या है, इंश्योर कर सकता है कि डिटोरिएट तो नहीं हुआ है, सॉर्टिंग कर सकता है, शो कर सकता है अगर उसको बेचने के लिए दिखाना हो तो, बराबर। टाइटल किसका है? ओनर का। भले ही टेम्पररी पोजेशन किसके पास गया है? वेयर हाउस ओनर के पास, समझे? लास्ट पार्ट देख लेते हैं फिर लिख लेना। हाँ, यस। कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ठीक है, ये भी हम देख ही चुके हैं, रीड कर लेते हैं बस। सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, हमने जीएसटी में बोला रिकॉर्ड्स कब तक रखने हैं आपको? 72 मंथ्स और 1 ईयर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ प्रिया। इधर पे वेयर हाउस ओनर को 5 ईयर्स तक के रखना है। देखिए, the licensee shall appoint a warehouse keeper for discharge of functions on his behalf. Warehouse keeper will be in charge of the warehouse and shall have a computerized system for accounting of goods. In case private or public warehouses, they in case of आना चाहिए, in case of public or private warehouses, there is only record based control. कल ही हमने लिख लिया था अपने चार्ट में। Physical control of bond officer is not there. His presence is required only in case of removal of goods for export. ये लिखा था क्या हमने कल? His presence is required only, ये वाला इनकॉर्पोरेट करें उसमें, करो प्राइवेट और पब्लिक में, या मुझे डिक्टेट कर देना।
bond officers presence is required only in case of export लिखते हैं अपन डायरेक्शन. यस, ये वाला चीज़ सेम इधर भी है, बराबर. सिर्फ वो लाइन लिख लो. खोलू क्या सामने? Consequently, the warehouses remain locked and any deposit or removal of goods from or to warehouses only in the presence of bond officer. बराबर. A warehouse keeper shall maintain records of receipt, handling, storing, removal, ये सारी activities का और operations का. कोई sample निकाल रहा है तो उसका, बराबर. He shall keep copies of documents evidencing the receipt, removal into or from the warehouse and copies of the bonds executed. किसको रखना है ये सारा? warehouse owner को. The said records and accounts are required to be preserved for a minimum period of 5 years from the date of removal of goods from the warehouse. Further, digital copies of the same also need to be preserved at any other place other than the warehouse. क्योंकि अगर कुछ हो जाता है उधर पे तो दूसरी जगह पे तो रिकॉर्ड्स रहेंगे हमारे पास. Section 73A makes the warehouse keeper as a custodian of the warehouse goods and prescribes the provisions for custody and removal of warehouse goods. It stipulates that all warehouse goods will remain in the custody of the person who has been granted a license under section 5788A, मतलब private public bonded, and special वाला. They are cleared for home consumption, transported वगैरह. Simple. Where any warehouse goods are removed in contravention of 71, the licensee shall be liable to pay duty, interest, penalty, fine. बराबर. This would be in addition to any other action that may be taken against him under this act or under any other law for the time being in force. Yes. सिर्फ ये एक नोट लिख लेना 5 years वाला. इसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस है, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है ख़त्म.